वेलकम टू पेरिस। वैसे तो ये फेमस है आईफिल टावर के कारण से, बट इसके अलावा भी इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कि आप सरप्राइज ही हो जाओगी। चाहे वो पेरिस की सुंदर गलियां हो या मोनालिसा, या यहाँ का सुंदर आइलैंड, या यहाँ का बहुत ही अमेजिंग सा खाना। तो इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगी मेरे 4 दिन की पेरिस की स्टोरी। तो मेरी फ्लाइट है बर्मिंघम टू पेरिस। इंडिया से आपको जाना है तो दिल्ली, कोची या मुंबई से आपको फ्लाइट मिल जाएगी। बोंजोर। तो अभी मैं हूँ लूव्र म्यूजियम पेरिस के सामने। तो ये जो पीछे पिरामिड सा दिख रहा है ये है लूव्र म्यूजियम। पेरिस में मैं कल शाम में ही आई हूँ। अगर आप मेरे 100 यूरोप ट्रिप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि मैं कितने दिक्कतों से फाइनली पेरिस पहुँची हूँ। तो कल शाम मैंने कुछ किया ही नहीं, कल बस मैंने रेस्ट किया। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मुझे 8 बज गया था और आज मैंने अपना डे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं 10 बजे से अभी आ गई हूँ और सबसे पहले मैं म्यूज़ियम जाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है। टिकट मैंने एडवांस में बुक कर लिया है। तो चलो अंदर चलते हैं और बाकी की चीज़ें देखते हैं। अभी मैं आ गई हूँ लूव्र म्यूजियम के अंदर। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो अंदर आते ही पीछे आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन सेंटर और वहाँ से जाना और वहाँ से आपको ये मैप मिल जाएगा और इस मैप में पूरा सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको कहाँ जाना है और कैसे कैसे देखना है। यहाँ पे सुपर क्राउडेड है क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। तो 9:30 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है टिकट का। तो टिकट आप एडवांस में बुक करना वरना आपको नहीं मिलेगी। म्यूजियम का टिकट प्राइस है 17 यूरो की। अगर आप ऑडियो गाइड लेते हो तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। तो ये म्यूजियम इतना बड़ा है और यहाँ इतने ज्यादा मास्टरपीसेस रखे हुए हैं कि अगर आप 30 सेकेंड्स हर एक आर्टवर्क के सामने स्पेंड करते हो तो आपको अराउंड 3 महीना लगेगा कंप्लीट म्यूजियम को देखने के लिए। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ का सबसे फेमस स्टैचू, द विंग विक्ट्री ऑफ ग्रीक गॉडेस। नाइकी के शू ब्रांड का लोगो इसी से इंस्पायर्ड है। घूमते घूमते मैं पहुंच गई बहुत ही एक सुंदर से रूम में। अभी तक मोनालिसा तो नहीं मिली बट एक बहुत ही सुंदर से रूम में पहुंची हूँ जहाँ पे शायद फ्रांस का क्राउन रखा हुआ है। अब मैं फाइनली जा रही हूँ मोनालिसा वाली पेंटिंग देखने। तो वहाँ पे इस लिस्ट में से टॉप कलेक्शन देखो और टॉप कलेक्शन में से उसी को पिक करो, उसी को देखो, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ घंटे में पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करो। तो इस म्यूजियम के 80% विजिटर बस मोनालिसा को देखने आते हैं। सो यू माइट बी वंडरिंग ये मोनालिसा इतनी फेमस क्यों है। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात है 1503 की इटली में, जब एक फेमस रिच बिजनेसमैन को अपने वाइफ लीसा की पोर्ट्रेट बनवानी होती है तो वो ये काम लियोनार्डो दा विंसी को सौंपते हैं। तो 10 साल लगा के ये पेंटिंग को आर्टिस्टिक टेक्निक से बनाया जाता है, जिसके कारण से ये पेंटिंग काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो क्या बस ये इनफ है मोनालिसा को वर्ल्ड फेमस पेंटिंग बनाने के लिए? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग है, तो ये मेन रीजन नहीं है। तो मोनालिसा को फेमस बनाया इस पर्सन ने। विंसी के डेथ के बाद ये पेंटिंग फ्रांस को चला जाता है और एक दिन एक इटालियन जो इटली के एक म्यूजियम का गार्ड होता है वो फ्रांस जाता है और फ्रांस के लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लेता है और 2 साल तक वो इस पेंटिंग को छुपा के रखता है और वर्ल्ड के हर एक न्यूज़पेपर में मोनालिसा 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 का न्यूज आ जाता है और जिसके कारण से हर एक पर्सन इस पेंटिंग को देखे रहते हैं और ऐसे ही वर्ल्ड फेमस मोनालिसा बन जाती है। और बाद में उस इटालियन पर्सन को पकड़ा जाता है और मोनालिसा को सेफली लूव्र म्यूजियम के डिस्प्ले में लगा देते हैं। तो मोनालिसा के जस्ट ऑपोजिट वाली वॉल पे आपको दिखेगी 20 बाई 32 फीट की ये मास्टरपीस, द वेडिंग एट कैना।
ये बाइबल के एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे जीसस अपने फर्स्ट मिरेकल को दिखाते हैं। तो इस वेडिंग में वाइन खत्म हो जाता है और जीसस क्राइस्ट पानी को वाइन में चेंज कर देते हैं। तो इस म्यूजियम में ऐसे ही हजारों मास्टरपीसेस है और उनकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है। तो पेंटिंग लवर हो तो ये म्यूजियम आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 लाख पेंटिंग्स है। अभी बज रहे 3, तो चलो हो गया, मेरा मन भर गया देख के। अभी मैं जा रही हूँ मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं यहाँ से लूव म्यूजियम से निकल रही हूँ। सो अभी नेक्स्ट प्लेस में जहाँ आई हूँ ये है नोटर डैम। सो ये एक चर्च है और ये फ्रेंच लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 8th सेंचुरी में बना था और इसका जो आर्किटेक्चर है वो फ्रेंच गोथिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। 2009 में यहाँ पे आग लग गई थी, जिसके कारण से ये बिल्डिंग पूरा बर्बाद हो गया था और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ऐसा है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि 2024 तक ये पूरा बन भी जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये बंद है चर्च, फिर भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो आप आओ तो ये मस्ट विज़िट प्लेस में रखो। अभी चल रहा है 2023, नेक्स्ट ईयर तक एक ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर तक अगर आपका प्लान हो तो आप यहाँ पे आके अंदर विज़िट कर सकते हो। नोटर डैम के बाद मैंने लिया मेट्रो और मेट्रो लेके सीधे मैं पहुंच गई इस एफिल टावर के टॉप तक आप चढ़ सकते हो। तो टिकट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको स्टेयर्स से ऊपर तक चढ़ना है तो उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, बट आपको स्टेयर से ही जाना पड़ेगा, स्टेयर से उतरना पड़ेगा। सेकंड टाइप की टिकट होती है कि आप सेकंड फ्लोर तक स्टेयर से जाओ और उसके बाद आप लिफ्ट ले सकते हो। तो अभी तो मैं ऊपर नहीं चढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टेमिना अभी है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है, सो यहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई क्यूट से रेस्टोरेंट में और मैंने खाया टेस्टी सा खाना। तो पेरिस आओ तो अलग अलग खाना ट्राई जरूर करना क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दिन मैंने लिया मेट्रो और पहुंच गई ट्रॉकेड्रो स्टेशन में। तो ये है पेरिस का सबसे सुंदर व्यू, 11 PM का आईफिल टावर का शो। वैसे आपको अगर ये लाइटिंग शो देखना है तो शाम के बाद हर घंटे में होते रहता है, लाइक 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक। तो ये व्यू आपको दिखेगा स्पार्कलिंग लाइट के साथ, हर घंटे में बस 5 मिनट के लिए होता है। तो इसे मिस बिल्कुल मत करना क्योंकि ये आपके पेरिस ट्रिप का सबसे खूबसूरत व्यू होगा, क्योंकि आईफिल टावर रात के टाइम लाइट शो के साथ बहुत सुंदर दिखता है। तो ऐसे ही हुआ आज का मेरा डे खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डे 2 की स्टोरी को लेके। बाय बाय।